कौन सोनम वांगचुक? वो फुनसुक मांगू जिसकी 3 इडियट्स को हमने हिट किया था ताली बजा के। तो इस आंदोलन में कितनी सीरियसनेस लग रही है? इस आंदोलन और इसके अगवाकार जो कॉकरोचेस हैं उनको पहले ही नॉन सीरियस बता चुके हैं। सोनम वांगचुक को सीरियस सेफ एग्जिट चाहिए यहाँ से। दीज आर नॉन सीरियस इश्यूज। जेनजी के लिए तो हम तो बात कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो नॉन सीरियस है। जेनजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां जितने भी खड़े हैं बेवकूफ हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जहन में कोई नेपाल का आंदोलन बसा है। शायद मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं एंटी बीजेपी हूं, शायद ऐसा लग रहा होगा। अरे मैं प्रो कांग्रेस भी नहीं हूं। आज तो नाखून भी अगर हल्के से पीले पड़ जाए तो भाजपा की वजह से हो सकता है। वो बच्चे जो तैयारी करके बैठे होंगे, उन बच्चों के लिए वो सोनम वांगचुक लड़ रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ सकते? क्या अमित शाह नहीं आ सकते? क्या नरेंद्र मोदी जो व्यस्ततम व्यक्ति है, मैं मानता हूं, आलोचना अपनी जगह, क्या एक ट्वीट नहीं उठ सकता? उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसे वोट दे कि उसकी सरकार आ जाए? ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिशियल्स को इस बात के बिल्कुल साफ ताकीद कर दी गई थी कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना है। सेंट्रल का मामला है, कौन तरह किसी तरह भाजपा हटे। सेंट्रल और यूपी का अपना जो रिफ्ट है, उसमें कोई योगी आदित्यनाथ चुनाव की चौखट पर खड़ा होके पंगा क्यों लेगा? कि 70 साल की, 72 साल की, 74 साल की उम्र में गांधी जी चलते थे तो 2 नई लड़कियों के कंधे पर हाथ डालते चलते थे। तो इस पर बात करें। नेचर ही ऐसा है, कैरेक्टर ही ऐसा है क्या? नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंगाबाद। और जिंगाबाद में इस वक्त हम न्यूज कैन में आज बात करेंगे देश की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर बात करेंगे। और मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और जाने माने लेखक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, वेलकम टू जिंगाबाद। थैंक यू रोहित भाई। तो मनोज जी, न्यूज कैन में एक बार फिर हम आपके साथ बैठे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये बताइए कि अभी जो देश में सबसे बड़ी खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और पिछले 1 हफ्ते से वहां पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल हो, सब लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी अभी समर्थन दे दिया है ट्वीट के जरिए। तो इस आंदोलन को आप, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया और सोनम वांगचुक इसमें साथ आए, उन्होंने कहा साहब स्टूडेंट्स का मसला है, तो आपको इस आंदोलन में कितनी सीरियसनेस लग रही है? और 20 तारीख को संसद की तरफ कूच करने का उनका प्लान भी है। मुझे लगता है कि हमें आंदोलन की सीरियसनेस पे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश इस आंदोलन और इसके अगवाकार जो कॉकरोचेस हैं उनको पहले ही नॉन सीरियस बता चुकी है। एक बात, इस पूरे मसले में जो चीजें बिल्कुल सीरियस है वो भी नॉन सीरियस है। नीट की परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, लेकिन एक वो बाप, एक वो परिवार जिसने अपने गैर पढ़े लिखे फालतू के कमजोर बच्चे के लिए कुछ लाख में, कुछ करोड़ में, कुछ हजार में वो पेपर खरीदे होंगे। इट्स सीरियस इशू, बट सरकार ने इसे नॉन सीरियस मान रखा है। दूसरी बात, लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम नहीं मांग सकते। इट्स ए नॉन सीरियस इशू गवर्नमेंट के लिए। क्या होता, एक बंदा रेलगाड़ी चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था रेलगाड़ी, और उसने जाकर रेलगाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, रेल मंत्री थे। आज की तारीख में जब ये बात करेंगे आप तो नॉन सीरियस कहलाएंगे, क्योंकि न्यू नॉर्मल में, इस न्यू नॉर्मल में जो मॉरल नाम की बात है वो नॉन सीरियस इशू है। इसलिए ये कॉकरोचों का जो आंदोलन चल रहा है ये किसी के लिए भी नॉन सीरियस है। क्यों नहीं इकट्ठा हुए लोग वहां पे? क्यों? हाँ, इतने फॉलोअर्स हैं उनके, क्यों नहीं और इकट्ठा? हम जेनजी के लिए तो हम तो बात कहते हैं, जो लोग कहते हैं वो नॉन सीरियस है। जेनजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका पीओवी, उनका सोचने का तरीका, उनका चीजों को समझने का तरीका अलग है। लेकिन अगर हम उनको सोचें ये नॉन सीरियस है,
तो ये भी तो अपने आप में बड़े गंभीर बात है। आप शायद मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, बट उसको इस देश के सिस्टम ने, उसको इस देश की सरकार ने सिर्फ उस आंदोलन को नहीं, सिर्फ जंतर मंतर को नहीं, नीट पेपर लीक को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को, और माफ कीजिएगा सोनम वांगचुक को भी नॉन सीरियस कर रखा है, नॉन सीरियस मुद्दा बना के रखा हुआ है। जानते हैं, आंकड़े सुनेंगे, जून से लेकर मिड जुलाई तक इस देश में कारें कई सालों से ज्यादा बिकी हैं। रिजर्व बैंक का जो एजम्पशन था उससे 4.5% ऊपर महंगाई है। दीज आर नॉन सीरियस इश्यूज। कौन गया इस देश में E20 पेट्रोल, जिसमें गन्ने से एथेनॉल मिलाई जा रही है, चावल से एथेनॉल मिलाई जा रही है, इट्स अ नॉन सीरियस इशू। किसी पर बात ही मत करिए आप, आपको बात ही नहीं करनी। कोई कौन निकल रहा है, कौन निकल रहा है? कोई है जो कह रहा है कि मेरी कार खराब है? कोई है जो सड़क पर आके निकल के आया कि मैंने अपनी लाखों की कमाई से, सपने होते थे कार और स्कूटर लेना, वो याद है समय आपको जब हमारे पापा, हमारे मौसा, हमारे चाचा बुकिंग कर लेते थे वो स्कूटर, वेस्पा आती थी, ये गैस का सिलेंडर बुकिंग पे मिलता था और कई साल बाद नंबर आता था। हम इन सब चीजों पर नॉन सीरियस हैं और हमें नॉन सीरियस ही रहना चाहिए। कौन सोनम वांगचुक? कौन सोनम वांगचुक? वो फुनसुक वांगड़ू जिसकी 3 इडियट्स को हमने हिट किया था ताली बजा के, लेकिन उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, गुड न्यूज है कि वो आज भी जिंदा है। लोगों ने तो ये बताना शुरू कर दिया है बॉस कि वो एक सेफ और ग्रेसफुल एग्जिट का ये नाटक हो रहा है। ग्रेसफुल एग्जिट का, कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं, सोनम वांगचुक को मरना है नहीं, और वो किसी भी तरीके से बस एक सेफ एग्जिट हो जाए। अचानक सोनाक्षी सिन्हा और नसरुद्दीन शाह, सारे लोग, टिम्पल यादव, स्वरा भास्कर, कांग्रेस ने अपना समर्थन दे ही दिया। ये सब लोग हैं, आपको मालूम है, ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है ना इस देश की, भाजपा समर्थित, वो कह रही है अरे सोनम वांगचुक को सीरियस सेफ एग्जिट चाहिए यहां से। लेकिन मनोज जी, इस पूरे बातचीत में एक बड़ा सवाल फिर यह है कि विपक्ष कहां है? जो आप बात कर रहे हैं कि नॉन सीरियस इन चीजों को बना दिया गया, तो विपक्ष का काम ही ये है। सत्ता में तो जो भी रहा उसके, वो तो कहता है कि नॉन सीरियस इशू है, किसी भी इशू को यही कहते हैं, अगर आप इतिहास में भी देखें। लेकिन क्या जो विपक्ष है, तो विपक्ष को सोनम वांगचुक के लिए सिर्फ इतना कहना ही काफी था? एक ट्वीट कर दिया, यानी वो एक तरह से ये कहा जाए कि एक रसीद ले ली गई कि नहीं साहब हमने भी बोला था उस वक्त, आप ये नहीं बोल सकते। पवन खेड़ा गए वहां पे, 1-2 और कांग्रेसी भी गए। ये उस वक्त गए हैं जब उसको 18-19 दिन हो चुके हैं। वो सोनम वांगचुक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके खुद के बच्चे नहीं है कोई, और वो लड़ किसके लिए रहा है? उन बच्चों के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? उनका पेपर लीक हो गया और उनकी आत्मा लीक होकर ऊपर चली गई। वो बच्चे जो तैयारी करके बैठे होंगे, उन बच्चों के लिए वो सोनम वांगचुक लड़ रहा है। कौन सा बाप है, कौन सा देश है? हर चीज विपक्ष। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्या गांधी जी ने अनशन नहीं शुरू किया था? क्या गांधी जी ने अनशन से बहुत सारी समस्याओं का हल नहीं किया? बिल्कुल क्या किया। गांधी जी का बताया हुआ रास्ता नहीं है? लेकिन हम तो हर 2 अक्टूबर को एक टेम्पलेट निकालते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि 2 अक्टूबर तो ड्राई डे है। हम तो इस बात की चर्चा करते हैं कि 70 साल की, 72 साल की, 74 साल की उम्र में गांधी जी चलते थे तो 2 नई लड़कियों के कंधे पर हाथ डाल के चलते थे। हमें तो इस पर बात करनी है। हमें तो यह बताना है कि नाथूराम गोडसे के नाम पर कौन खड़ा होता है। तो ये देश अलग तरीके से जा रहा है। वहां पर अब आइए, इरोम शर्मिली का नाम लेता हूं मैं। सालों तक उस महिला ने अनशन किया जी। उसकी नाक में राइस ट्यूब डाली गई, उनको वहां से पोषक तत्व दिए गए ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि हर एक आदमी की जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखनी चाहिए। उस महिला ने राइस ट्यूब डालकर चुनाव लड़ा। कितने वोट मिले उसको? 90 वोट।
जिसने अपनी जान दूसरों की जान के लिए लगा दी, 90 वोट मिले। एंड यू आर सेइंग इट्स अ सीरियस इशू। कहां चली गई रोम शर्मिली? तो मैं अच्छी बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, मैं उस चीज पर अफसोस जता रहा हूं। मुझे आर.के. लक्ष्मण का कार्टून नजर आ रहा है। एक आदमी भूखा मर रहा है, एक आदमी मरने की कगार पर है, लेकिन वो राइस ट्यूब डाल के जब महिला लड़ती है तो इस देश की जनता उसको 90 वोट देती है, मुख्तार अंसारी को लगातार जिताती है, 5 बार अतीक अहमद को चुनाव जिताती है, रिजवान जहीर को चुनाव जितवाती है, और फिर कहती है माफियाज़म बहुत बुरी चीज है। अरे बिल्कुल सही कहा मनोज जी। तो सर, नॉन सीरियस कौन ले रहा है? जनता। सबसे बड़ी दोषी कौन है? जनता। आपके बच्चे मरे हैं। लोग कहते नहीं अपने पे आएगी तो पता चलेगा, तो शायद हर आदमी अपने पर आने का इंतजार करता है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी पर सरकार गिराएंगे, सरकार बनाएंगे, लेकिन बेरोजगारी का जब मसला आएगा, पेपर लीक का जब मसला आएगा, तो जंतर मंतर तक जाने के लिए आपके पास ऑटो का पैसा भी नहीं है, पैदल भी नहीं चल सकते। वहां जितने भी खड़े हैं बेवकूफ हैं, बेवकूफ है। वो लोग तो खड़े हैं, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, जब भगवान करे सोनम वांगचुक 100 साल जिए जी, अगर कहीं जद्दबद्द 19-20 हो गई तो केवल ट्वीट आएंगे आपके पास, और वो ट्वीट प्रधानमंत्री का भी होगा, किसी मुख्यमंत्री का भी होगा, और सबका होगा। तो मनोज जी, जो अभी आपने जिक्र किया, बहुत बहुत रिलेवेंट आपने याद करवाया। इरोम का जो केस आपने बताया, उस वक्त मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट में, क्या पूरे देश भर में चर्चा का विषय था। लेकिन तब सरकार दूसरी थी, तब यानी सरकारों का तो नेचर ही ऐसा है, करैक्टर ही ऐसा है क्या, कि चीजों को नॉन सीरियस घोषित करना। इस देश में बहुत साल तक कांग्रेस रही, हाँ, उसने मुसलमानों को मूर्ख बनाया। इस देश में 2014 के बाद भाजपा की सरकार है, वो हिंदुओं को मूर्ख बना रही है। पहले उन्होंने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया था, ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। दोनों तरफ से मूर्ख कौन बन रहा है? क्या मुसलमान और हिंदू? जनता मूर्ख बन रही है, क्योंकि जनता ही वो व्यक्ति है, जनता ही वो व्यक्ति है जो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग मीटर चलाती है। बहुत बड़ी बात है जहां पे सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन दिए बैठे हुए। रोहित भाई, आप एक टाइम भूखे नहीं रह सकते हो। ऑन एन एवरेज आदमी 2 टाइम तो खाना खाता ही है। बिल्कुल। एक हेल्थ कॉन्शियस आदमी 3 टाइम खाना खाता है, भले ही वो 2 टाइम सैलेड खाए। वो आदमी 18 दिन से आपके लिए अनशन करके बैठा हुआ, और जिनके लिए अनशन हो रहा है उनको कोई फिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष को भी किनारे रखते हैं। हाँ, ठीक बात है। जिनके लिए अनशन वो कर रहा है, अरे एक आदमी उठता, एक आदमी, धर्मेंद्र प्रधान उठते, बोले मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ, लीकेज मेरी गलती है, हाँ मेरे रहते लीकेज हो गया, एक मौका और दीजिए, आज अनशन से उठ जाइए। अगली बार एक पेपर लीक होगा, इस्तीफा सरकार को नहीं आपको दूंगा आके। चर्चा होता, ये बात होती लाल बहादुर शास्त्री वाली कि इंजन ड्राइवर ने इंजन ट्रेन टकरा दी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या धर्मेंद्र प्रधान नहीं आ सकते थे? क्या अमित शाह नहीं आ सकते थे? क्या नरेंद्र मोदी, जो व्यस्ततम व्यक्ति है, मैं मानता हूं व्यस्ततम व्यक्ति है, आलोचना अपनी जगह, क्या एक ट्वीट नहीं उठ सकता था? एक ट्वीट यूं ऐसा कर सकते थे। लेकिन सोनम वांगचुक को अगर कुछ हो गया तो उसके लिए सरकार तो फाइनली जिम्मेदार है, ये जनता जिम्मेदार है जो रोज कार खरीद रही है। हाँ, और हैरानी की बात मनोज जी कि देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जब ये पार्टी बनी, मतलब सोशल मीडिया पर पार्टी बनी, बिल्कुल, और मिलियंस में फॉलोअर्स, हाँ, बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स, कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर्स, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ही रह गए, वो कॉकरोचेस भी वहां नहीं पहुंचे। ऐसा इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से एनालाइज किया जाए, ये भी जानने का विषय है। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं और उसको यूट्यूब पर डालते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने व्यूज हैं। लेकिन फाइनली जानते हैं क्या चीज काम आती है? आप बता सकते हैं ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं इसके 1 करोड़ व्यूज होंगे ना, वॉच टाइम कितना है।
वॉच टाइम माने रखता है कि कितने लोगों ने ये पूरा इंटरव्यू देखा। 20 करोड़ लोगों ने, अगर 1 करोड़ लोगों ने उसको देख लिया तो वो तो इंप्रेशन है कि हम आए और चले गए। लेकिन वॉच टाइम, ये सोशल मीडिया का जमाना है। अन्ना आंदोलन सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। लोगों के पास सोशल मीडिया तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए चल दिए जिधर दो डगमग में चलती है कोटि पग उसी ओर। हर आदमी जुड़ गया था। कांग्रेस 2G 4G कोलगेट CWG इन घोटालों में फंसी हुई थी। ऐसे में ही अचानक आके रामदेव ने एक शिगुफा छोड़ा कि इस देश में सिर्फ 100 का नोट होना चाहिए। ठीक, एक मसला बना, कांग्रेस एकदम ब्लॉटेड हो गई। मनीष तिवारी का बयान आ गया, कपिल सिब्बल का बयान आ गया कि ये अन्ना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा है। वहीं से जनता ने मान लिया, अरे तुम क्या बात करते हो। और कोई भी व्यक्ति हो, उसमें ना भाजपा चुन पा रहा था न कांग्रेस चुन पा रहा था। उसने उस पॉलिटिकल वैक्यूम में जुम्मा 4 दिन की पैदा हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तंपिंग मेजॉरिटी से सरकार में बैठा दिया। और नेशनल लेवल पर चूंकि वो पार्टी खड़ी नहीं हुई थी, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनवा दी। आज वही स्थिति है। सोशल मीडिया पे आप यूं देखेंगे, बटन दबा देंगे, फॉलो, बटन दबाया फॉलो ना, यू हैव टू फॉलो द पॉइंट। उस पॉइंट पर आना है, वो फुर्सत किसी के पास नहीं है। वो फुर्सत किसी के पास नहीं है। वरना क्यों पिछले 2 दिन से 4 दिन से अचानक फिर वो कॉकरोच याद आने लगे। हमें तो आज की तारीख में सबसे पहले ये बताना है, मुझे ये बताना पड़ेगा। शायद मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं एंटी बीजेपी हूं, शायद ऐसा लग रहा होगा। अरे मैं प्रो कांग्रेस भी नहीं हूं, मैं प्रो बीजेपी भी नहीं हूं। आई एम अ जर्नलिस्ट। हमको यही बताया गया था कि तुम जब समाज में जाओगे तो समाज नाम का एक नोट होगा, करेंसी होगी, लेकिन उस नोट वो असली चल रहा है या नकली चल रहा है, तुम इसकी सिल्वर लाइन बन के बताओगे। जब तक ये सिल्वर लाइन ओके है, तब तक तुम अपना काम कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी सिल्वर लाइन हट गई, तुम भी उसी नकली नोट का हिस्सा बन जाओगे। तो इसलिए आज तो नाखून भी अगर हल्के से पीले पड़ जाए तो भाजपा की वजह से हो सकता है। मेरे आधे बाल शायद कांग्रेस की वजह से सफेद है, आधे। हर बहस ही वहीं तक है। बिल्कुल। तो कांग्रेस अपनी एक रैली के लिए बसें लगा सकती है। समाजवादी पार्टी अपनी एक छोटे से कार्यक्रम के लिए वहां के विधायक और सांसद को कोटा दे सकती है कि जाइए, इतने लोगों की भीड़ आपको लानी है। व्हाई नॉट जंतर मंतर? व्हाई नॉट जंतर मंतर? क्यों? आप नहीं आते, कार्यकर्ताओं को भेजते। हां, ये अभी भी कहूंगा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के जहन में कोई नेपाल का आंदोलन बसा है तो इस आंदोलन को क्रश हो जाना चाहिए। बिल्कुल क्रश हो जाना चाहिए। इस देश की संप्रभुता पर, इस देश के एकता पर, इस देश की मतलब जिस तरीके से हम बने हुए हैं, अखंडता पर अगर कोई सवाल उठाएगा, उस कॉकरोच को बेगॉन स्प्रे डाल के मार देना चाहिए। नहीं मिले पैर के नीचे दबा देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कॉकरोच अंधेरे से निकल के, जो 4.5-6 करोड़ साल से जिंदा हैं, वो लोग अगर बाहर निकल के रोशनी की तलाश में आए हैं, तो सिर्फ ये सोचकर कि इनकी मानसिकता गलत है, आप उनका साथ नहीं देंगे। चेक कर लिए यार, आपके पास रॉ है, IB है, सिस्टम है, सारी चीजें। एक फोन कॉल क्रॉस बॉर्डर चली जाती होगी, आप उसका भी टैग जानते हो। अगर ये गलत है, इनको हटा के फेंक दीजिए। आपने तो शाहीन बाग पर कितने दिन आंदोलन चला था? आपको वापस तो लेना पड़ा था, आपको उस मुद्दे से पीछे तो हटना पड़ा था। एक छोटी सी बात है, और हुआ है, पेपर लीक हुआ है। आपने स्मृति ईरानी को 2 मिनट में हटा दिया था। 3 विवाद 4 विवाद खड़े हुए, आपने HRD मिनिस्ट्री से स्मृति ईरानी को हटा दिया फौरन। मैं स्मृति ईरानी का कोई पैरोकार नहीं हूं, मंत्रालय की सिस्टम की व्यवस्था बता रहा हूं। बिल्कुल, आपने उनको हटा दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान नाक का विषय बन गए कि अगर इनको हटा दिया तो हम कमजोर साबित हो जाएंगे। अरे आप मॉरल साबित हो जाएंगे। जी, कुछ ठीक है। तो मनोज, अभी यूपी का चुनाव सामने है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि चुनाव आते हैं तो हम बोलते हैं ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, क्या ये पेपर लीक या जो इस तरह की जो चर्चा हो रही है, इसको आप किसी तरीके से कोई रिफ्लेक्शन उस चुनाव पर
आती हुई दिख रही है आपको या बिल्कुल भी नहीं? 200% दिख रही है, 200% दिख रही है। एक अंडर करंट थोड़ा सा अलग है। दूसरा, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मसला आपको इस चुनाव में हर मंच पे सुनाई देगा। एक मंच कह रहा होगा कि मुल्ला मौलाना मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, इनकी हैसियत नहीं है कि राम मंदिर पर बात कर सके। और दूसरी तरफ बाकी मंच से बात आ रहेगी, राम भक्तों को मूर्ख बनाने वाले ये चढ़ावा चोर आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों बातें आपको सुनाई देंगी। हाँ, ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो बिल्कुल चुनावी मंच ऐसे ही सजेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और 89-90 में गोली चली है, आज तक मुलायम सिंह कैरी फॉरवर्ड है। ये मुद्दा हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेगा, हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो जो एसआईटी बनी इस पूरे इशू पर और जो कार्रवाई हो रही है, उससे आपको लगता है कि जो ग्राउंड पर जो यानी आम जनता है, वो जनता का जो भरोसा टूटा है, वो भरोसा अभी वापस नहीं आएगा इतनी आसानी से? महाराष्ट्र का वो सेठ इतना बड़ा नहीं है जिसने दरवाजों पर सोना मढ़वा दिया हो। मैं उस व्यक्ति, उस भक्त को बड़ा मानता हूं जो पैरों से दिव्यांग है, खसीटता हुआ आता है और अपनी जेब से निकाल के 1 रुपए का सिक्का दान पात्र में डालता है। उसकी श्रद्धा किसी सोने के दरवाजे से ज्यादा बड़ी है। उसने क्या सोचा होगा? आपने 2021 के बाद से 24 लाख की जमीन आपने 25 करोड़ की खरीदी, 5 करोड़ की जमीन आपने 54 करोड़ की खरीदी। किसने खरीदी? ट्रस्ट ने खरीदी। और ऐसी दर्जनों जमीनें खरीदी। अब आप बोलेंगे खरीदी तो क्या हुआ? नहीं साहब, 2021 में राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी। राधे श्याम मिश्रा कमेटी को 21 दिन में रिपोर्ट देनी थी, आज तक नहीं आई है, आज तक नहीं आई। वो जो ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदने का जो मामला था, रोहित सावल ने भाई साहब से एक जमीन खरीदी, भाई साहब ने इनको 24 लाख में बेची। 1 घंटे बाद रोहित सावल ने मनोज राजन को 24 करोड़ में बेच दी। 1 घंटे बाद, 1 आवर 60 मिनट्स, इतनी देर में यह हुआ है। अब आइए, 4 तारीख को पता लग गया चोरी हो गई है। 5 तारीख को चंपत राय उठते हैं और पुलिस के साथ, अपने गार्ड्स के साथ जाकर, गाड़ी लेकर हर घर में जाकर छापा मार के 80 लाख रुपए बरामद कर लेते हैं। सीसीटीवी लगवाया जाता है कि इसको ठीक करो, इसका डेटा लाओ, वो करो। फिर एक बयान आता है। 7 तारीख को अखिलेश यादव का अचानक एक ट्वीट आ जाता है, अरे राम भक्तों के साथ चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी की जा रही राम मंदिर में। चंपत राय पे माइक लगता है। चंपत राय कहते हैं हर महीने ऑडिट होता है, अभी तक ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। 70-80 लाख बरामद कर चुके हैं, लेकिन उल्लेखनीय कुछ नहीं आया है। अब वो ट्वीट आता है तो एक बवंडर होता है। चाहे भाजपा हो, चाहे संघ हो, चाहे राइट विंगर हो, हर आदमी कहता है चोरी नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले से अपने को किनारे रखा। बिल्कुल 100% प्योर बता रहा हूं। ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिशियल्स को इस बात के बिल्कुल साफ ताकीद कर दी गई थी कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना है, सेंट्रल का मामला है ना। अच्छा, तो आपका कहना है कि हाँ, मेरा वही कहना जो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा केंद्र का मामला है, केंद्र का मामला है, हम क्यों पढ़ेंगे इसमें, हम क्यों पढ़ेंगे? वरना यूं एसआईटी नहीं गठित होती, यूं एफआईआर नहीं होती क्या? नहीं की गई ना। और बुलडोजर तो हम और आप जानते ही कैसे चलता है। नहीं की गई। क्यों? सेंट्रल और यूपी का अपना जो रिफ्ट है, उसमें कोई योगी आदित्यनाथ चुनाव की चौखट पर खड़ा होके पंगा क्यों लेगा? एंड ही डिसाइडेड राइट, बिल्कुल सही डिसाइड किया उस आदमी ने। नृपेंद्र मिश्रा पहले दिन आते हैं, चोरी उरी पकड़ गए, ट्वीट हो गया सब कुछ। पहले दिन आते हैं, बोले नहीं कुछ नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन तो घूम घूम के चैनलों में बैठ रहे थे। हाँ बिल्कुल। और बोले चोरी नहीं डकैती हुई है। चोरी डकैती में बदल गई। उन्होंने कहा चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं है, उनकी निगरानी पर जरूर सवाल है। तो आप इस चैनल के एडिटर हैं, आपका रिपोर्टर तमंचा लगा के पैसा लेके रिपोर्टिंग कर रहा है, आप जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है। माल बरामद हो रहा है गोबर के ढेर से। क्या नाम था उसका, मिश्रा लड़का है वो,
लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा के सबसे पहला 5 लाख रुपया लवकुश मिश्रा के स्टेट बैंक अकाउंट में मिला। स्टेट बैंक ने उस माल को उठाया और ट्रस्ट में डाला। सामने सामने हो रहा है, ये इनकमिंग देन आउटगोइंग, और कैश जमा किया उसने चंदा चोरी करके अकाउंट में, और उसके अकाउंट से वो ट्रांसफर भी हो गया ट्रस्ट को ट्रांसफर कराया। तो जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी है। वहीं पे एफआईआर होनी थी। हाँ, नहीं हुई ना, नहीं हुई, क्योंकि अभी तक के ऑडिट में कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है। उसके बाद आइए, हाँ, फिर नृपेंद्र मिश्रा आते हैं। हाँ, फिर नृपेंद्र मिश्रा का बयान आता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेके हमने एक एसआईटी गठन की गुजारिश की है। अब योगी आदित्यनाथ आते हैं, एक एसआईटी गठित हो जाती है। अब क्या होगा? आपने इतने साल रिपोर्टिंग की है, आप इतने साल एडिटर रहे हैं, सीबीआई भी कोई मुकदमा अगर कोर्ट के कहने पे भी लेती है तो जिस थाने के तहत वो क्राइम होता है पहले आके वहां मुकदमा एफआईआर दर्ज होगी जी। पर एसआईटी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। उसने जांच की और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लाके सौंप दी। अब भाई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई जो अति गोपनीय थी, लेकिन वो अचानक ट्रस्ट के पास पहुंच जाती है और ट्रस्ट एफआईआर दर्ज करती है। एसआईटी नहीं करती है। फिर एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं, एसआईटी ने नहीं की, क्योंकि जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट के आधार पर तो एसआईटी को करनी थी, लेकिन एसआईटी ने पहले भी नहीं की, एसआईटी ने बाद में नहीं की, और जो रिपोर्ट 5 तारीख को ट्रस्ट को कर देनी थी वो 28 दिन बाद ट्रस्ट ने की और 8 लोगों के नाम दे दिए। ये खेल जो था वो पहले ही खुल चुका था, पैसा पहले ही मिल चुका था, लोग पहले ही चिन्हित हो चुके थे, लेकिन एफआईआर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अभी तक के ऑडिट में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। यह तो उस ट्वीट का कमाल था जिसने उसको उल्लेखनीय कर दिया, अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव के ट्वीट। अब अखिलेश यादव को यह अधिकार नहीं है कि वो राम मंदिर के मुद्दे पर कोई भी बात करे। क्यों? राम मंदिर में अगर कोई चढ़ावा चोरी हो रही है तो उसके लिए दिन में 3 बार आपको राम मंदिर अगर जाने का आपका रिकॉर्ड है तो आप दे सकते हैं। अरे जो आदमी नहीं गया उसने चंदा चोरी खोल दी, चढ़ावा चोरी खोल दी, और जो वहीं ही रहते थे वो चुरा रहे थे। तो आपकी ये आर्ता भी नीलवटे सन्नाटा हो गई ना जी। लेकिन उसने की। कैसे कोई आदमी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो वो कैसे इस बात की बात उठा सकता है? मुलायम सिंह ने मस्कट हाथ में लेके कॉक करके गोली नहीं चलाई थी, लेकिन जिंदगी भर वो बंदूक उन्हीं के हाथ में रहेगी। हाँ बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं। तो चढ़ावा चोरी राम मंदिर के हुआ है। आप इस पर राजनीति करके यहां तक आ जाएंगे। आप राम मंदिर से आपका इंडक्शन होगा, आप राम मंदिर से बने होंगे, लेकिन राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी होगा, वो मुद्दा आस्था का। ये तो आस्था को आपने तो कौन बात कर रहा है आस्था की? राम पे किसी की आस्था कम है? तो बिल्कुल आस्था की व्यवस्था पर बात हो रही है और व्यवस्था की बात को आप आस्था से जोड़ रहे हैं। व्यवस्था ने चोरी की है। उस ट्रस्ट को चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे और गोपाल राव को बाहर करने से काम नहीं चलना था। आपको पूरी ट्रस्ट भंग करनी चाहिए थी, क्योंकि ये ट्रस्ट को कोरोना वायरस लग चुका है। अब इनको तत्काल क्वारंटाइन कर देना चाहिए था, बिल्कुल किनारे कर देना चाहिए था, वो नहीं किया गया। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसको लेकर बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं, वो बंदा जब चुनावी चौखट की पिच पर उतरता है तो स्टांस लेग का लेता है, मिडिल का नहीं लेता, क्योंकि डिफेंस नहीं करना उसे, लेग पे लेगा। दूसरा, क्रीज लाइन से एक कदम आगे खड़ा होता है, बिल्कुल, और बल्ला लॉन्ग हैंडल पकड़ता है। क्यों? स्लॉग ओवर्स हैं, अब तो मारना है। हाँ। तो वो अपनी पारी बिल्कुल शानदार तरीके से खेला। उसने अखिलेश यादव से कह दिया, बहुत राम राम करते हो, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? घेर लिया लाके। अचानक टिन्नू यादव और टीपू का मसला उठ गया, निशिकांत दुबे ने उठा दिया कि टिन्नू और टीपू में 6000, 650 बार, 980 बार, इतनी बार बातचीत हो गई। तो अगर दोनों में बातचीत थी, मैं कह रहा हूं थी, चलिए, तो उस एक कॉल का भी पोस्टर बना के पूरे उत्तर प्रदेश में पाट देना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आपको मालूम है, पोस्टर तो क्या, हम पर्ची नहीं निकाल सकते, इसलिए आप नहीं कर सके। तो यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहेगा।
और नीट परीक्षा का मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहेगा। यूजीसी में जो बवाल हुआ है, मामला कोर्ट चला गया है, एक अलग बात है, वो मुद्दा रहेगा, उस मुद्दे पर बात होगी। ये तीनों मुद्दे उत्तर प्रदेश तो में अब ये बताइए कि जिन योगी आदित्यनाथ की आपने बात की कि वो किस तरह से चुनावी पिच पर बल्लेबाजी करने आते हैं, आपने स्टांस तक बता दिया उनका। तो ये जो मुद्दा है, चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, तो क्या अभी भी उनका जेस्चर, उनका स्टांस वैसा रहेगा या उनको भी उसमें भी तब्दीली करनी पड़ेगी? चढ़ावा चोरी कहां हुई है? अयोध्या में हुई है। अयोध्या कहां है? उत्तर प्रदेश। 2024 में चुनाव कौन हारा? उत्तर प्रदेश हारा। भाई सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ। तो 2024 का रिपोर्ट कार्ड भी योगी आदित्यनाथ को ठीक करना है। लोग सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि आपके रहते महाराज कैसे हो गया है। पक्ष, सत्ता पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है, जो योगी आदित्यनाथ को, सत्ता पक्ष के अंदर बैठा हुआ विपक्ष, बैठा जो विपक्ष है, दिल्ली वाले विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? या ओहो, तो जो सत्ता पक्ष में उत्तर प्रदेश में बैठा वो दिल्ली से ही कंट्रोल्ड है, दिल्ली से ही कंट्रोल्ड है। यानी मनोज भाई, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में बीजेपी की हम बात करें तो यानी बुरे हाल से तलवारें खिंची हुई हैं। हाँ सर, आप एक काम करिए, कैमरा बंद कर दीजिएगा। हाँ। और भाजपा के सांसदों से, पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों से, विधायकों से, मंत्रियों से बैठना शुरू कर, बता देंगे आपको, सब बता देंगे। फिर वही बात है, जो हो रहा है वो सामने है, जो हो रहा है वो सामने है। क्यों होता है कि हर 6 महीने बाद ये होता है कि अब योगी गए, तब योगी गए? क्यों होता है? आप ही तो वो पर्ची मार्केट में उड़ाते हो। आप ही के रास्ते में एक वैभव सूर्यवंशी आ रहा है, आपको लग रहा है ये यार छक्के बहुत मार रहा है, जल्दी से उसको 2 मौके दो और तीसरे में बाहर करो। जल्दी से इसको एक वनडे कैप पहनाओ और खाट से बाहर करो अगर ये प्रदर्शन ना करे। तो ये योगी, तो पक्ष के अंदर बैठा जो विपक्ष है उससे लड़ाई है। कोई विपक्ष ये मुद्दे लेके नहीं आया है, आपने उनको चांदी की तश्तरी में सोने के मुद्दे जैसे ये मुद्दे दिए हैं और वो उनको उठाएंगे। आपको मौका पड़ेगा, आप भी उठाएंगे। तो ये सारे मसले उत्तर प्रदेश में तेजी से आएंगे और योगी आदित्यनाथ को विपक्ष से भी लड़ना है और वो विपक्ष जो पक्ष के अंदर बैठा है उससे भी लड़ना है, क्योंकि रिजल्ट उन्हीं को देना है, चाहे 2024 का या 2027। तो यानी 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ी परीक्षा और कठिन परीक्षा होगा। पिछला चुनाव इतनी कठिन परीक्षा नहीं था। योगी आदित्यनाथ के लिए सभी कुछ कठिन है। पिछली बार जब वो एक बार तो मुख्यमंत्री बना दिए गए, जब मनोज सिन्हा बन रहे थे वो बना दिए गए, दोबारा फिर चुनाव हुआ। तो दोबारा चुनाव में चेहरा किसका होना चाहिए था रोहित भाई? क्या चेहरा बनाया गया था मुख्यमंत्री को? योगी आदित्यनाथ को चेहरा नहीं बनाया गया ना, वो तो उसकी सेल्फ बुलडोजर बाबा की छवि थी जो बुलडोजर उठा के जीत के चला आया। ठीक है साहब। अब इस बार अचानक नितिन नवीन कहते हैं कि चुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे लड़ा जाएगा। अभी जब लखनऊ आए थे। इसके बाद अचानक केशव मौर्य, आप केशव मौर्य को कभी माइक लगा दीजिए, किसी के कभी नहीं नाम ले, कोई नितिन नवीन भी नाम नहीं लेते थे कि भाई चुनाव किस पे लड़ेंगे। तो हर आदमी कहता है अरे पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी तय करती है किस पे लड़ना है। अब वो अचानक योगी योगी हो गया। लेकिन कल पंकज चौधरी से फिर एक सवाल पूछा गया कि क्या 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के उस पर लड़ेंगे? बोले हम सब कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनका कहना है कि हम सब कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में कार्यकर्ता तय करते हैं कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ता ही चुनते हैं कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बात है, पूरी जनता योगी योगी कर रही है, आपके मुंह से कार्यकर्ता कार्यकर्ता निकल रहा है, योगी आदित्यनाथ नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? तो जब नितिन नवीन ये कह गए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बाद क्या फिर से मतलब लाइन और लेंथ चेंज हुई होगी? सर दूसरा का नाम सुना है आपने? हरभजन सिंह दूसरा हरभजन सिंह दूसरा फेंकते हैं। हाँ। तो जब अभी कमेटी बनी है 52 लोगों की, नया संगठन बना पंकज चौधरी का, जी।
उसमें केवल 7 रिपीट हुए, बाकी सब सब घर नए। के बदल डाले उन्होंने। उस कमेटी में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त चली है, जबरदस्त चली है संगठन में। संगठन में। देखिए कैसे कैसे आपके चेहरे माथे पर बल पड़ गया कि अरे योगी आदित्यनाथ की कैसे चल गई। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं मनोज, मैं यूपी इतने सालों से देख रहा हूं, तो संगठन की जो राजनीति होती है उसमें योगी आदित्यनाथ का कभी हस्तक्षेप रहा ही नहीं, मतलब उनकी रुचि भी नहीं रही। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जब भी कभी बात, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि उनकी कई जगह होता है, कई मुख्यमंत्री होते हैं बहुत रुचि रखते हैं इसमें कि साहब मेरा आदमी ये बनना चाहिए, मेरा आदमी वो बनना चाहिए, लेकिन यहां मैंने ऐसी स्थिति नहीं देखी यूपी में। नहीं देखी ना, ना। यूपी है। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की चल गई है। अचानक सब लोग कहने लगे, हाँ। अचानक कहने लगे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव, अरे तो पिछला ही लड़ लेते यार इस बार अब ये क्यों भूमिका बना रहे हो। हाँ। ये जो भूमिका है ना, कभी कभी कुकर में जब खिचड़ी बनाई है तो उसकी जो सीटी बजती है ना, तो कोई महक नहीं आती। अगर उसमें इलायची पड़ी है तो महक आएगी हल्की सी, मटर पड़ी है तो इलायची आएगी। कभी कभी जलाइंद की महक आती। जलाइंद समझते हैं, जब नीचे से कुकर खिचड़ी को जला देता है। मुझे इन सब के पीछे कुछ जलाइंद अच्छा। महसूस हो रही है, कुछ जलाइंद महसूस हो रही है। हाँ, कि वो घर पे कोई भी कहता कि अरे चेक करो जल गई है खिचड़ी। अचानक ऐसा कैसे, अचानक ऐसा कैसे कि मदर इंडिया का कन्हैया लाल जो एक एक अनाज के लिए तरसा देता है लोगों को, हाँ। वो अचानक अनाज बांटने लगे। चलो समझिए, इस बात को समझने वाली बात है। तो सबसे बेहतरीन वो किसने सर, वो 7-9 स्लिप लगा के किसने, न्यूजीलैंड ने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, मैं भूल गया। 9 स्लिपें जिसके लिए। हाँ, मतलब मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ। हाँ जी। वो बड़ा अच्छा हाँ। मैच था वो। और उसमें 9 एक बॉलर एक विकेट कीपर, 10-11 हाँ। 9 स्लिप लगाई गई थी। उस तरीके से योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते हैं यहाँ पे। 9 स्लिप लगी होती, मतलब स्लिप हुए नहीं आदमी तैयार खड़ा है कैच करने के लिए। आदमी तैयार खड़ा है। उस पर वो बंदा जो है वो बैट से नहीं बुलडोजर से बैटिंग कर रहा है। हाँ। तो वहां पर है ये मसला। नहीं तो ये मसला, अब जैसे पहले चर्चा होती थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, या अब ये हो गया है कि पूरा का पूरा केंद्र ही स्लिप में खड़ा हो गया है। देखिए, यूं ही पूछिए कि जैसे आप आए लखनऊ तो आपकी एक नेचुरल चॉइस रही होगी कि चलो यार मनोज राजेंद्र त्रिपाठी से बात कर लेते हैं। जिन्होंने स्कूटर पर साथ गुजारा हो उनमें से एक जो पीछे बैठता हो हमेशा और एक गाड़ी चलाता हो, जो पीछे बैठता होगा, जब वो देश का प्रधानमंत्री बनता होगा तो उसके दिमाग में पहली चॉइस क्या रहती होगी कि मेरे बाद कौन। वही जो हमेशा से स्कूटर चला रहा है, स्कूटर की गद्दी पर रहे वही चलाए। फिर प्रोजेक्शन देख लीजिए अमित शाह का, 370 बिल्कुल, एनआरसी, सीए, जो जितने मसले हैं सदन में खड़े होकर जवाब किसने दिया है? बिल्कुल उन्होंने दिया। बेहतरीन रणनीतिकार नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के जो कैपेसिटी थी ना, जो अमित शाह का विजन था, उस विजन को मांझा भी है और उस पूरे विजन को 200% बाहर निकाला है। बिल्कुल। प्रोजेक्शन देख लीजिए आप। हाँ, यूपी की बात लीजिए, 2014 का चुनाव, 17 का चुनाव वही हमने देख लीजिए। हाँ, वो अमित शाह नाम का बंदा आता है, बनारस के घाट पर बैठ जाता है, एक एक टिकट, एक एक जिला, एक एक ग्राम पंचायत सब जानता है। वो जाएगा, वो कलकत्ता बैठ जाएगा। प्रभारी सुनील बंसल है, फला जगह के प्रभारी ढिमाके हैं, और यहाँ के ढिमाके के बोले यहाँ फलाने हैं। लेकिन एक आदमी की जैसे ही एंट्री होती है मोटा भाई की, मोटा भाई आके खेल पलट देता है। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। मोटा भाई ने टीएमसी को हराया ही नहीं। आपने कभी गुजरात में वो देखा, जब बहुत सारी शराब पकड़ी जाती है तो क्या किया जाता है? हाँ, कोई बुलडोजर के नीचे वही वाला। हाँ, उस बुलडोजर के नीचे जब बोतलें दब रही होती हैं तो उसमें से शराब की पिचकारी निकल रही होती है। वो हालत कर दी है टीएमसी की बंगाल में। बुलडोजर चला के पिचकारी छुड़वा दी है। यही हालत उनको देखी कि हम इधर काउंटिंग कर रहे हैं बंगाल में, भाई लोगों ने पंजाब में छापा मार दिया, 6 के 6 चले आए।
लवली यूनिवर्सिटी वालों की आप बात कर रहे 6 के 6 चले आए। हैं। ठीक, उधर यूबीटी में दूसरा हथौड़ा चलना शुरू हो गया। ठीक है, यहां पर ओम प्रकाश राजभर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 21 सांसद अखिलेश यादव के हमारे संपर्क में। हर जगह वो जो बंदा जो स्कूटर चला रहा था आज देश का गृह मंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, और कमाल का ब्रेन है जिस आदमी के पास, जो आदमी शतरंज सामने रख ले तो दोनों मोहरे अपने साथ खेलेगा और पता नहीं कौन हारेगा। वो किस हाथ को हराना चाहता है, दिमाग के किस हिस्से को हराना चाहता है, ये वो जानता है। तो वो पहली चॉइस है नरेंद्र मोदी। लेकिन अपने कर्म से, अपनी बैटिंग से आप वैभव सूर्यवंशी को इनकार कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। हाँ कि तुम इंडियन टीम में नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, तुम इंडियन टीम में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हम पहली गेंद पे छक्का मार देंगे और इंटरव्यू में पहले बता देंगे कि आज पहली गेंद पे छक्का मारना है, और जाके मार दो। अब वो जो आदमी छक्के मार रहा है उसको आप टीम में एंट्री कैसे नहीं देंगे? आप पहले ही अपना विराट कोहली तय कर लेंगे, वैभव सूर्यवंशी पहले आ जाएगा। वो इसके बाद अब आप कई नाम छेड़ दिए गए, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक असम के मुख्यमंत्री। हेमंता विश्व शर्मा की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और हेमंता विश्व शर्मा की बात कर रहा हूं। ये दो नाम अचानक अब उछलती हुई गेंद की तरह एकदम से सामने आए हैं, और अचानक 4-5 दिन से, हफ्ते भर से एक चर्चा हो गई है कि योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्रालय दिया। अचानक फिर चर्चा शुरू हो गई गृह मंत्रालय, और अमित शाह जो है वो उप प्रधानमंत्री बनेंगे, ताकि योगी को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर किया सके। गजब है भारतीय जनता पार्टी। तो और मजेदार बात ये टसन है, ये चर्चा बीजेपी के भीतर से ही आती है। और कहां से आती है? तो क्या अखिलेश यादव को मालूम है कि क्या हो रहा है? या मायावती को मालूम? मायावती को अपनी खबर नहीं है, अखिलेश यादव को सारा। चलिए, बड़े मजेदार तरीके से खैर मनोज जी आपने ये बताया बीजेपी की बात। अब यहां पर यूपी में अब सपा की बात भी कर ली जाए। चुनाव नजदीक है, आपने बताया बीजेपी कैसे तैयारी कर रही है या क्या मुश्किलात हैं। समाजवादी पार्टी भी बड़े धीरे धीरे तरीके से, अखिलेश यादव बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस बार इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे पास अभी तक की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, वो इमरान मसूद साहब सहारनपुर के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है कि गठबंधन में इतनी सीटें और हम हैं, हमारे बिना ये जो लोकसभा में जो प्रदर्शन हुआ, अगर कांग्रेस सपा के साथ नहीं आती तो 37 सीट कभी नहीं जीत पाती समाजवादी पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी ये कह रहे हैं कि बराबरी की बात होगी। और मुझे 2017 का चुनाव भी याद है, जब 100 के ऊपर सीट लड़ ली इन्होंने, अखिलेश यादव से सीट तो ले ली लेकिन नतीजा आपके सामने था। नहीं, 403 भी लड़ी थी लड़की। हाँ, पिछला चुनाव अकेले लड़ा। बहुत मासूम है इमरान मसूद, मासूम, बहुत मासूम। और अजय राय जो अध्यक्ष हैं वो तो बहुत है, और है ज्यादा मासूम। हाँ। और एक प्रभारी आए गौतम साहब, गौतम, वो सबसे मासूम है। उन्होंने कहा है 200 सीटों से नीचे पर, 200 सीटों से नीचे पर समझौता नहीं होगा। 200 सीटें चाहिए हमको, 200 कैंडिडेट नहीं होंगे। आपको अवधि भाषा में बोला, 200 कैंडिडेट नहीं होंगे, बस्ता नहीं लग पाएगा। अरे आप थे, कांग्रेस के अलावा इस भारत नाम के ब्रह्मांड में कोई नहीं था, ये सत्य है। लेकिन उतना ही मजबूत सत्य है कि अब आप नहीं हैं। आपने पूरे देश में ताकत लगा के जो आंकड़ा हासिल किया वो 90 है। आपने समाजवादी पार्टी को 2024 में 37 सीटें दिला दी। अगर आप नहीं होते तो 37 नहीं मिल पाती, और आप 7 पे सिमट गए। 6 है जी, आप 6 पे सिमट गए, 17 पे लड़े थे। तो 6 जो आपने जीती वो तो आपने जीती, कांग्रेस ने जीती, और 37 जो अखिलेश यादव ने जीती वो भी आपकी वजह से जीती। अगर आपके खून की ड्रिप अगर उनको नहीं चढ़ रही होती तो वोट ही नहीं मिलता। ऐसा है सर। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश में मोबाइल लेके घुसते हैं तो उनके मोबाइल पे रोमिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको जो नेटवर्क मिल रहा होता ना वो समाजवादी पार्टी के टावर से मिल रहा होता है। वाह, क्या बात कही आपने मनोज भाई। ठीक है,
जब तक आप ये खेल टावर के साथ करेंगे और आप बताएंगे कि मोबाइल नहीं होते तो टावर का क्या होता, टावर है तो भी मोबाइल है तुम्हारा। आओ सत्ता ग्रहण करो। क्या कर लिया आपने? आपने जाकर तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाया बिहार में। थोड़ी सी कनपुरिया भाषा का इस्तेमाल करूंगा, का उखाड़ लिया। आप वहां से उठे, बंगाल पहुंचे। आपने कहा कि ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण करके बंगाल को बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार फैला के बंगाल को बर्बाद कर दिया। और इनके नए वाले प्रभारी मालूम क्या कह रहे थे? कह रहे थे जो हाल बंगाल में ममता बनर्जी का किया है वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का करेंगे। ऐसे बयानों पे सिर्फ जल चढ़ाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब मूर्तियां हैं। आपने बंगाल में किया, अरे भाजपा ने उखाड़ के फेंका है। और उसके बाद वही गुजरात वाली बोतल बना दिया है जो चलते हैं, जिस पर बुलडोजर। आपने ममता बनर्जी का कर दिया। अरे यार, एक इंडिया गठबंधन है आपका, उसको लेके जब खड़े होते हैं तो एक बगल में तेजस्वी, दूसरे में अखिलेश, फिर ममता बनर्जी, फिर शरद पवार की बेटी, सब खड़े हैं। लेकिन अब जैसे ही पंजाब में घुसोगे तो अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का आरोपी बता दो। हाँ। काहे का बना रखा है यार? काहे का बना रखे हो तुम अपना ये इंडिया गठबंधन? और अब बंगाल में उन्होंने खराब कर दिया, बिहार में उन्होंने खराब कर दिया, पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दिया। आइए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से खराब कर लीजिए। सुनिए मेरी बात, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नौकरी की जरूरत है, आप पत्रकार हैं, चैनल में छटनी हो गई है, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? किसी तरीके से किसी चैनल में एक नौकरी मिल जाए, बाकी जगह बना ली जाएगी। हाँ बिल्कुल। आप दिल्ली जैसी हार्डकोर मेटलिक मार्केट में बेरोजगार नहीं घूम सकते। तो इस देश में, सच बताइएगा, इस देश में आज मुसलमान क्या चाहता होगा? मुख्यमंत्री बनना चाहता होगा या प्रधानमंत्री बनना चाहता होगा? वो चाहता होगा कौन तरह, किसी तरह भाजपा हटे, यही चाहता होगा ना? हाँ बिल्कुल। हमें ना टिकट चाहिए ना विकेट चाहिए, हमें केवल ये जो भाजपा हट जानी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी सोच रहा होगा। उसने तय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में वो किसको वोट देगा तो जीतेगा। अब मैं यूं ही पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसे वोट दे कि उसकी सरकार आ जाए? तो स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी। जब सामने बैठे रोहित सावल को समझ में आता है, जब आम जनता को समझ में आता है, तो आम मुसलमान को तो समझ में आ ही जाता है। उसने कह दिया है, भैया आप राम मंदिर नहीं गए थे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हो, आप चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हो, आप अभिमुक्तेश्वरानंद के सनातन को लेके बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद का मैनपुरी से लेकर अयोध्या तक स्वागत कर रहे हो, हमें मंजूर है। आप राम मंदिर पर रोज जाके जल चढ़ा दीजिए, हमें मंजूर है। साफ सरकार बदल दीजिए। तो मुसलमान एक नेता तय करता है कि हमको, हमारा टारगेट वोटर ये है, इसको कैसे लुभाना है। वोटर तय कर चुका कि हमारा टारगेट नेता ये है, हमें इसको वोट देना है। तो मुसलमान किनारे हो गया। उत्तर प्रदेश का नया मुसलमान एक और है। नया मुसलमान, वो है 7% यादव। ठीक, वो भी उसी स्थिति में है कि किसी तरीके से बस सरकार आ जाए। जब ये वोटर तय कर लेता है ना, तो जिसको चुनाव करना है, जिसका फार्मूला पीडी है, जिसने प्रूफ करके दिखाया 2024 में, उस पर मुसलमान और यादव का प्रेशर नहीं होता। वो फिर वहां के वोट समीकरण के हिसाब से टिकट दे पाता है। यहां ब्राह्मण को देनी है, यहां ठाकुर को देनी है, यहां जाटव को देनी है, यहां पासी को देनी है, वहां कुर्मी को देनी है। आपके पास जब दबाव नहीं है किसी चीज का, भाजपा पर दबाव है, क्योंकि भाजपा की जो रेलगाड़ी है वो पटना से दिल्ली तक की छठ वाली ट्रेन बन चुकी है। लटकने की भी जगह नहीं है उसमें, और हर आदमी उसी ट्रेन में बैठना। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने। और अपने यूपी में तो यही स्थिति है। हाँ, वो छठ की ट्रेन बन चुकी है। इधर अपना दल भी उस ट्रेन में चढ़ा है, राजभर भी चढ़े हैं, संजय निषाद भी चढ़े हैं, आरएलडी को भी आपने बिठा लिया। आरएलडी को भी बिठा दिया, सब चढ़े हुए हैं। तो वो छठ की ट्रेन हो गई है दिल्ली पटना। इनकी ट्रेनें खाली है। हाँ, इनकी ट्रेनें खाली है। ये
खाली ट्रेन लेके, और आपकी ट्रेन तो मेमू है कांग्रेस की, तो लिहाजा अपनी मेमू लेके आ रहे हैं तो कम से कम आदमी नहीं, ऑटो से पूछिए आपकी भैया छतरपुर चलोगे, तो कहेंगे नहीं भैया नहीं जाएंगे। क्यों? खाली आना पड़ता है वहां से। तो कांग्रेस की ट्रेन जब यहाँ आएगी और जाएगी वापस तो खाली जाने वाला है। इसलिए आइए, सपा के स्टेशन पे गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की बातें बंद कर। मैं साफ बात बोलता हूँ केवल रोहित भाई, आप इसको, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं साफ बात करने का आदी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अरे क्यों खाम खा का वो कर रहे हो कि हमें 200 सीटें चाहिए? 200 प्रत्याशी नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा संगठन ही नहीं है। अरे राहुल गांधी जब आते हैं यहां पे, पहली बात तो लखनऊ कहां आते हैं? रायबरेली अमेठी जाते हैं। तो जो ये मॉल एवेन्यू में कांग्रेस का कार्यालय है ना, वहां से लेके और मॉल एवेन्यू चौराहे तक तब पूरी भीड़ होती है। जब राहुल गांधी आते तब भीड़ होती है पूरी। और कांग्रेस दफ्तर के चौराहे पे चारों तरफ पोस्टर लगे, तो पूरे शहर में नहीं लगे होते। खैर, जिसकी सत्ता होती है उसी के पोस्टर भी। हाँ बिल्कुल, मानता हूं संसाधनों की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, सब कुछ होता है, मानता हूं। तो आप समझदारी से, ये इमरान मसूद को आपने छोड़ रखा है, आशू मलिक अलग इमरान मसूद पे हमला करते हैं, अजय राय अलग हमला करते हैं समाजवादी पार्टी पे। और अगर आपने ऐसा सोच रखा है कि ये तो अल्लाह दीन का जिन है, इसको ऐन चुनाव पे खोलेंगे, अरे भाई साहब, विकल्प तलाशने का समय अब है, जनता को विकल्प देने का टाइम अब है। आप क्या करेंगे? टिकट बांटने के बाद बताएंगे है गठबंधन हो गया, देखा और वोट दो आ गया। अरे जनता तब तक डिसीजन कर चुकी होगी। तो कोई आप नायाब खुलासा नहीं करेंगे। तब करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, सब लोग लड़ जाइए आपस में। मुसलमान नहीं बटेगा, पक्की बात। कांग्रेस जुड़ती है तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ ब्राह्मण जा सकता है, कुछ अगला वोट जा सकता है, पिछड़ा जा सकता है, दलित भी जा सकता है। यह कांग्रेस की यूएसपी है। तो कुल मिलाकर यूपी का चुनाव मनोज जी बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, बिल्कुल फंसा हुआ चुनाव है अभी। पबजी से ज्यादा बेहतरीन चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, पबजी से ज्यादा अच्छा चुनाव होगा। मजा आ जाएगा आपको इस चुनाव में। आपको जिगजैग, बिल्कुल एक बेहतरीन, आज यहां पे है नोटेशन, वो नोड वहां चढ़ जाएगा, एक अलग अलग एपिसोड आपको दिखाई देंगे। मजेदार चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का चुनाव वैसे भी बहुत कलरफुल होता है। बिल्कुल, इस बार बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल चुनाव होने जा रहा है, थ्रिलर होगा वो चुनाव, मजा आएगा। अभी भी बैठ के आप ये तय नहीं कर सकते कौन सी सरकार आ रही है और कौन सी सरकार जा रही है, दोनों नहीं तय कर सकते आप। योगी आदित्यनाथ की अपनी यूएसपी है, अपने दम पे चुनाव लड़ेगा, अकेला बल्लेबाज है। उधर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब जहाज लेके यहां गिरेंगे तो एक प्रॉब्लम है, जैसे अखिलेश यादव के पास सिर्फ एक अखिलेश यादव है, वो कितनी जगह बटेगा? मैक्सिमम डिंपल यादव, शिवपाल, लेकिन वो अखिलेश यादव वाला जो ऑरा है वो सब जगह नहीं मिलता। यहां पे एक से एक धाकड़ गिरेंगे आके। तो राहुल, प्रियंका, अखिलेश, अगर ये 2-3-4 चेहरे हो जाएंगे तो जनता से बात करने में भी उनको आसानी होगी। बढ़िया चुनाव होगा और सबके पास खोने के लिए है, सबके पास खोने के लिए है। योगी आदित्यनाथ के पास केवल डिफेंडिंग चैंपियन की ट्रॉफी बचाने का चैलेंज है। वो डिफेंडिंग चैंपियन आदमी है, बेल्ट उसके पास है, कप उसके पास है। अब आप छीन सकते हैं तो छीन ले जाइए। अब पक्ष में बैठा विपक्ष कहीं मैच फिक्सिंग कर ले तो एक अलग बात है। अच्छा, इसके भी आसार है। तो पक्ष और विपक्ष का मतलब यही है। खैर मनोज जी, थैंक यू सो मच। पूरे देश की इस हफ्ते की जो खबरें, और खास तौर पर यूपी की खबरें, जिन खबरों पर पूरा देश नजर जमाए हुए है, उनको बड़े अपने आम बोलचाल की भाषा में अभी हम लोगों की बातचीत से आपने देश को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू।